नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक महिलाओं के लिए सादर है, क्योंकि आज का विषय जो है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से वो प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग होता है, जिसके दो पेपर्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। फिलहाल कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूं कि डॉक्टर देशपांडे की अभी एक कोशिश चल रही है कि सब के सब टॉपिक जो है हेल्थ के बारे में, आरोग्य के बारे में, वो न कि स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल और यूजफुल है, फिर उपयुक्त है, फिलहाल सब लोगों के लिए उपयुक्त है। तो जो भी ये टॉपिक मतलब ज्ञान लेना चाहते हैं उनका स्वागत है, क्योंकि ये टॉपिक महिलाओं के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाला है कि क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज ये अभी के जमाने में थोड़े बहुत, जैसे पीसीओडी कॉमन है या पीसीओएस कॉमन है, वैसे ही इनफर्टिलिटी, मतलब जिन युवक युवतियों को बच्चा नहीं हो पाता, इनफर्टिलिटी वंध्यत्व का शिकायत आती है, तो उसके पीछे सबसे बड़े जो एक प्रॉब्लम रहता है वो होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। सो जो शादीशुदा जो नव युवक युवती हैं उन्होंने, और जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे उन्होंने, सब ने ये वीडियो देखने की बहुत ही जरूरत है। रादर सब महिलाओं ने ये देख लिया तो उनको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ये व्याधि क्यों होता है, ये सब के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। उसके कारण के बारे में, लक्षण के बारे में, मॉडर्न उपचार के बारे में, और आखिर में आयुर्वेदिक उपचार के बारे में भी मैं बातें करने वाला हूं। तो कृपा करके वीडियो 1 घंटे तक पूरा देख लीजिए। आरोग्य साक्षरता मुहिम डॉक्टर देशपांडे के द्वारा चल रही है। तो आज का विषय है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन। सबके लिए, चाहे आप बच्चे हो, बूढ़े हो, यंग हो, फीमेल हो, मेल हो, जो भी बीमारी आपकी है, डायबिटीज है, सेरेब्रल पाल्सी है, महिलाओं की शिकायत है, कृपा करके मेरे पास जो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की टीम मौजूद है उससे आप लाभ उठा सकते हैं। सब के सब डॉक्टर्स मेरे गाइडेंस के द्वारा ही काम करते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं, एक एक करके देखते हैं इसके बारे में। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ये जो है महिला प्रजनन अंगों का मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक संक्रमण है, एक प्रकार का इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन के बाद ही वहां सूजन आ जाती है पेल्विक रीजन को, इसीलिए उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज बोला गया है। यह अक्सर तब होता है जब यौन संचारित बैक्टीरिया, मतलब जो भी उसकी एंट्री हो जाती है, तो वो वजाइना के द्वारा अंदर सिरकाव करते हैं, और उसके बाद में वो इन्फेक्शन जो है, जंतु संसर्ग जो है, वो कभी कभार गर्भाशय को बर्बाद करता है, कभी कभी जो उसकी जो जोड़ है फैलोपियन ट्यूब उसकी बर्बादी करता है, कभी कभी तो ये इन्फेक्शन जो है वो पूरे अंडाशय मतलब ओवरीज तक पहुंचा जाता है। तो तीनों की बर्बादी होती है, पूरे कार्य पूरे के असफल हो जाते हैं। गर्भाशय का कार्य, जो फैलोपियन ट्यूब्स उसका कार्य, और जो ओवरीज है उसका कार्य। ये देखिए, जो अंडाशय है ना, हर महीने में उसमें एक स्त्री बीज निर्मित की जाती है। इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स होते हैं, उसी के द्वारा अंड की, ओवम की निर्मित की जाती है, स्त्री बीज की। और स्त्री बीज वो फैलोपियन ट्यूब से आगे चलकर यूटेरस में आ जाता है। तो बीच में जो नव युवक युवती हैं उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया, तो हमारा जो युवक है उसका पुरुष बीज, मेल गेमेट, जिसको स्पर्मेटोजोआ कहता है, वो पुरुष बीज वो फैलोपियन ट्यूब में जाकर स्त्री बीज को मिलन हो जाता है। पुरुष बीज और स्त्री बीज का मिलन फैलोपियन ट्यूब में होता है, और बाद में वहां फर्टिलाइजेशन होकर जो बड़ा वाला थोड़ा सा सेल हो जाता है जाइगोट, वो गर्भाशय में आकर स्थित हो जाता है 9 महीने 1 सप्ताह के लिए। और उसके बाद आप तो जानते हैं कि प्रसव, डिलीवरी हो जाती है, प्रसूति हो जाती है। ये बीमारी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज का मतलब पेल्विक सूजन की बीमारी, ये गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय सहित
ऊपरी प्रजनन अंगों में से एक या अधिक का संक्रमण होता है। कभी कभी खाली यूटेरस का संक्रमण, गर्भाशय का, खाली फैलोपियन ट्यूब्स या खाली अंडाशय, नहीं तो दोनों, गर्भाशय प्लस फैलोपियन ट्यूब प्लस ओवम, सब का सब इंफेक्शन हो जाता है। उपचार न किए जाने के बाद, अभी बाय चांस ये अंदाजा नहीं आया और प्रॉपर तरीके से उसका जो एंटीबायोटिक का कोर्स है या ट्रीटमेंट है वो आपने नहीं ली, तो क्या हो जाता है, प्रजनन पथ में निशान उतक और संक्रमित फोड़े विकसित हो सकते हैं। इसका मतलब है वहां पर स्कार टिश्यू बन जाएगा इंग्लिश में, और इन्फेक्टेड एप्सिस बन जाएंगे जहां पस होता है, और एक स्थायी क्षति का कारण वो बन जाता है, मतलब परमानेंट डैमेज। पेल्विक सूजन रोग के लक्षण बहुत मामूली से हो सकते हैं, सूक्ष्म या हल्के हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को कोई संकेत या लक्षण का अनुभव बिल्कुल नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर में यह बीमारी मौजूद है। कब तक नहीं पता चलता, जब तक कभी कभार गर्भवती होने में जब परेशानी आने लगती है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। सीमेन सैंपल नॉर्मल, पुरुष वाला, स्पर्मेटोजोआ काउंट नॉर्मल है, मोटिलिटी नॉर्मल है, सबका सब पुरुष पार्ट, मेल पार्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो धीरे धीरे करके महिला की जान, मतलब परीक्षण किया जाता है और उसमें ये एक्सीडेंटली डिटेक्ट हो जाता है, अरे देखो ये महिला को ये पहले से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, उसमें स्कार टिश्यू बन गया है, तो फैलोपियन ट्यूब जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन बन गया है, जो स्त्री बीज है वो आगे नहीं आ रहा है, तो कैसे मिलन होगा, नहीं होगा। तो ये बाद में पता चलता है। कभी कभार क्या होता है, एक तो ये बात होगी कि वंध्यत्व के कारण, इनफर्टिलिटी के कारण, बच्चे न होने का कारण ये मालूम पड़ जाता है। दूसरी चीज ऐसी होती है, कभी कभी क्रॉनिक पेल्विक दर्द, हमेशा कमर में दर्द, निचले वाले एब्डोमेन में, उदर प्रदेश में दर्द होता रहता है, तो ये चालू हो जाने के बाद वो डॉक्टर के पास जाने की संभावना होती है। देखिए लक्षण हम बताते हैं, उस लक्षण किसी महिला में देखे गए, महिला को स्व अनुभव आ गया, उसके पति को अनुभव आ गया, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। पेल्विक सूजन की बीमारी के लक्षण हल्के हो सकते हैं और उन्हें पहचानना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। कुछ महिलाओं में तो कोई संकेत, इंडिकेशन, कोई लक्षण नहीं है। जब पेल्विक सूजन, मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के लक्षण मौजूद होते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, दर्द, पेन, हल्के से लेकर गंभीर तक। मामूली सा दर्द होते लगता है हमारी लोअर एब्डोमेन में या पेल्विक रीजन में, कभी कभार बहुत सीरियस होता है। हाँ, घबराहट, मतलब ज्यादा, तुरंत कॉम्बिफ्लाम लेनी पड़ती है, वोवेरॉन टैबलेट लेनी पड़ती है, मेफ्टाल पास की टैबलेट लेनी पड़ती है। तो आपके पेट के, महिलाओं के पेट के निचले हिस्से और श्रोणि में मामूली सा दर्द या गंभीर स्वरूप का दर्द होना, यह पहला लक्षण है। सब लक्षण मिलेंगे ऐसे नहीं, कभी एक लक्षण मिलेगा, कभी 2 मिलेंगे, कभी 4 मिलेंगे, तो हर एक लक्षण ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए। दूसरा एक लक्षण है ये पीआईडी का, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, असामान्य या भारी तरीके से योनिस्त्राव चालू हो जाता है, योनिस्त्राव, वजाइनल डिस्चार्ज, और उसको बदबू आती है, अप्रिय गंध, बदबू आने लगती है, फाउल स्मेल योनि से। असामान्य रक्तस्राव, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, विशेष रूप से सेक्स के दौरान। जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो उस दौरान या कभी कभार सेक्स खत्म हो जाने के बाद में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, रक्तस्राव होता है। या कभी कभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, 28 दिन की, 28 डेज, तो बीच में कभी कभी एकाएक ब्लीडिंग चालू हो जाता है। सावधान, पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो पहले दर्द, दूसरा रक्तस्राव और बदबू, उसके बाद सेक्स के दौरान, इंटरकोर्स करते समय, मेल फीमेल जब इंटरकोर्स करते हैं तो दर्द महसूस होता है, तो उसको बोलते हैं डिस्पारोनिया। महिला को वो सह नहीं पाती, वो नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये पीआईडी का एक लक्षण हो सकता है।
कभी कभार बीच बीच में बुखार आ जाता है, कभी कभार फीवर भी थराएगा, ठंड लगती है और बाद में बुखार आता है क्योंकि इन्फेक्शन है ना वहां पर। कभी कभी दर्दनाक बार बार या कठिन पेशाब आना, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में यूरेथ्रा में सूजन आ जाएगी, दर्द चालू हो जाएगा। मराठी में हम उन्हाळी लागणे म्हणतो, बर्निंग मिक्चुरेशन, जलन हो जाती है, दर्द होता है, डिसयूरिया, क्या इंग्लिश में बोलते हैं डिसयूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन। तो ये सब लक्षण पीआईडी के हो सकते हैं। तो आप पूछते हैं कि सर आपके पास आयुर्वेद एकेडमी के डॉक्टर के पास गायनिकोलॉजिस्ट है, आपके पास कब आना है? तो देखिए, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, दोहराता हूं कि महिला के पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होना, मतली और उल्टी, कुछ भी दवा रखने में असमर्थता हो जाती है, पेट में कुछ टिकता नहीं, सब बाहर आ जाता है, बुखार है, ज्यादा बुखार 101 से आगे तक, 101 102 फ़ारेनहाइट, योनि से गंदा स्त्राव, तो ये है आपको पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। चलो चलो, हेलो हेलो डॉक्टर देशपांडे, 9226810630, सिर्फ व्हाट्सएप। ज्यादातर कार्य व्यग्रता के कारण मैं फोन उठा नहीं सकता, फोन के सवाल जवाब नहीं होते, कृपा करके व्हाट्सएप करिए, हर वीडियो में बताता हूं आपको। डॉक्टर को कब दिखाना है? आगे वाली चीज, दुर्गंध के साथ योनिस्त्राव, पेशाब, महिला की बात चल रही है, महिला, ये गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्त्रियों का प्रॉब्लम है, पेशाब करने में दर्द या मासिक धर्म के बीच रक्तस्राव, ये यौन संचारित संक्रमण, जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज बोला जाता है, इसके भी वही लक्षण है। मतलब जब पुरुषों के द्वारा महिला को यह व्याधि, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो जाते हैं, जैसे कि सिफिलिस है, जैसे कि गनोरिया है, जैसे कि एचआईवी है, यह पुरुष के द्वारा संक्रमित हो जाता है। तो इसके लिए ये एचआईवी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में भी और पीआईडी में भी, दोनों में एक तरीके के लक्षण हैं। यदि ये संकेत और लक्षण दिखाई देते हैं तो पहला आपको एक चीज करनी पड़ेगी, हस्बैंड और वाइफ को या पार्टनर्स को तुरंत सेक्सुअल एक्टिविटी बंद कर दीजिए, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और जल्द से जल्द आपको डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ेगा। यौन संचारित संक्रमण एसटीडी का शीघ्र उपचार करने से, सिफिलिस हो, गनोरिया हो, एलजीवी हो, एचआईवी, आप तुरंत ट्रीटमेंट चालू करें तो पीआईडी नहीं हो जाएगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज व्याधि से आप बच सकते हैं। और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज व्याधि से बच गए तो आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, वंध्यत्व का प्रॉब्लम नहीं आएगा। कितनी सीधी सादी सी बात है। फिलहाल आपको यह मालूम होने की जरूरत है, आरोग्य साक्षरता, पीआईडी के एक एक करके कारण चुन चुन के देखते हैं। कई प्रकार के बैक्टीरिया, जंतु पीआईडी का कारण बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गनोरिया के जो जंतु हैं, एसटीडी, सेक्स करने के बाद बिना कंडोम जब पुरुष संभोग करते हैं वेश्या के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ या कॉल गर्ल के साथ, और वो व्याधि लाकर कभी कभार घर में वो अपनी वाइफ को वो दे देते हैं, तो ये गलत बात है सब चीजें। तो गनोरिया का इंफेक्शन महिला में होने के कारण पीआईडी हो सकता है। क्लाइमीडिया नाम का एक जंतु है, उसके भी द्वारा ये पीआईडी हो सकता है। ये बैक्टीरिया गनोरिया का या क्लाइमीडिया का आमतौर पर असुरक्षित यौन संबंध के दौरान प्राप्त होते हैं। आमतौर पर बैक्टीरिया अपने प्रजनन पथ में किसी भी समय प्रवेश कर सकते हैं, जबकि गर्भाशय ग्रीवा द्वारा बनाई गई सामान्य बाधा परेशान होती है। इसका मतलब क्या है? व्हेन द नॉर्मल बैरियर, क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है ना, गर्भाशय यूटेरस जो है उसका निचले वाला हिस्सा है, उसको गर्भाशय ग्रीवा भी बोलता है, गर्भाशय का मुख भी बोलते हैं, तो मॉडर्न में उसको सर्विक्स बोलते हैं। जब सर्विक्स में कुछ गड़बड़ी है, सर्विक्स की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो प्राकृत नहीं है, कुछ बिगाड़ गया है, तो उसके द्वारा वो एंट्री कर देते हैं। जो जंतु है ना, सर्विक्स के द्वारा यूटेरस में घुस जाते हैं। सर्विक्स बहुत हेल्दी है आपका, तो अंदर जाने की संभावना कम है, सर्विक्स को तकलीफ हो सकती है।
फिर वहां पर वो क्या डोर कीपर नहीं है, बैरियर नहीं है, तो सर्विस को बर्बाद करके ही वो आगे चल जाते हैं। ये मासिक धर्म के दौरान हो सकता है ये इन्फेक्शन, कभी कभार प्रसूति के दरमियान, डिलीवरी के टाइम भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभार गर्भपात, गर्भस्राव, मिसकैरेज, एबॉर्शन के दौरान भी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और उसी के कारण पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो सकता है। शायद ही कभी अंतर्गर्भाशय डिवाइस, मतलब कॉपरेटिव तो मालूम है ना, हर एक को कॉपरेटिव मालूम है ना, इसको क्या बोलते हैं, आईयूडी, कॉपरेटी, आईयूडी। हम है ना फैमिली प्लानिंग, बच्चा नहीं चाहिए हमें, बच्चा नहीं चाहिए 2 साल के लिए, तो महिलाओं के गर्भाशय के अंदर क्या बिठाते हैं, कॉपरेटी, तो इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो इसके द्वारा भी कभी कभार पूरी मतलब क्या बोलते हैं ना, प्रिकॉशन नहीं ली गई, तो बाय चांस ये आईयूडी बिठाते समय भी ये इंफेक्शन अंदर चला जा सकता है और आपको पीआईडी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है गर्भाशय में उपकरण डालने की, फिलहाल इसके सम्मिलन के दौरान मतलब अंदर डालते समय बैक्टीरिया प्रजनन पथ में भी प्रवेश कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे ठीक है सर, ये कारण तो पता हो गया, तो किन लोगों को ज्यादा ये संभावना है ये इंफेक्शन होने की, तो रिस्क फैक्टर कौन सी है, रिस्क फैक्टर जोखिम क्या है। कई कारक आपके पेल्विक सूजन रोग में जोखिम को बढ़ा सकते हैं। क्या क्या होते हैं, नंबर 1, यौन रूप से सक्रिय होना, जो एज ग्रुप है सेक्सुअली एक्टिव बोलते हैं ना, जहां आप ज्यादा सेक्स करने की संभावना है स्त्री पुरुष को, तो 25 वर्ष से कम उम्र का होना, इसमें यह ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एकाधिक यौन साथी होना, मतलब आपके जो संबंध है एक व्यक्ति से बगैर ज्यादा व्यक्ति को आप सेक्स एक्टिविटी उनके साथ करते हैं, तो ये एक गलत चीज है और इसके द्वारा ये पीआईडी हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध में रहना जिसके एक से अधिक यौन साथी हो, बहुत सारे पार्टनर्स है और उसके साथ आप संबंध रख रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज है कि चांसेस आर मोर टू गेट इन्फेक्टेड एंड यू गेट द पीआईडी। बिना कंडोम पुरुष जब सेक्स करता है तो महिला को यह प्रॉब्लम आ सकती है। तो कभी भी संशयास्पद व्यक्ति के साथ जब आप संबंध रखना चाहते हैं तो कंडोम पहनकर ही उस स्त्री ने वो संबंध रखने चाहिए, रादर ऐसे संबंध रखने की कोई जरूरत नहीं है। विवाहित पुरुष स्त्री पुरुष को अपनी अपनी हिसाब से वो रखे कौटुंबिक संबंध, तो कहीं बाहर जाने की या वेश्यागमन करने की, प्रोस्टिट्यूट्स की, कॉल गर्ल की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये जो बात है सेक्स वाली बात, तो ये पीआईडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नियमित रूप से, कभी कभार स्त्रियों को इतना सेंसिटिव माइंड रहता है कि बार बार वो वजाइनल डुश लेती है, ज्यादा टाइम उसको से लगता है कि बहुत गंदी है मेरी ये जगह, तो बार बार वॉश करती है, धो लाती है, नोचना बोलते हैं वजाइनल डुश। इससे क्या हो जाता है, इससे भी प्रॉब्लम आ सकता है। योनि में अच्छे बनाम हानिकारक बैक्टीरिया का, दोनों का संतुलन बिगड़, क्योंकि कई बैक्टीरिया उपयुक्त है, कई ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया मतलब प्रॉब्लमेटिक भी है ना। तो विकृत है और प्राकृत है, उसमें एक प्रकार का नैसर्गिक संतुलन होता है। जब आप बार बार डुश लेती है तो उसके द्वारा यह संतुलन बिगड़ जाकर आपको जंतु संसर्ग हो जाएगा। पेल्विक सूजन की बीमारी पीआईडी या यौन संचारित संक्रमण का इतिहास मतलब हिस्ट्री, जिसको हम पेशेंट को पूछते हैं ना कब से चालू हो गया, आपको पुराने कुछ व्याधि है क्या, तो वो बोलती है नहीं नहीं मेरे को ना 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले मेरे को ना गनोरिया हो गया था। हाँ, तो ऐसे जब कहती है वो महिला, तो हमें पता चलता है कि इसके पास ऐसा कुछ प्रीवियसली देयर इज सम रेफरेंस, तो उसके संदर्भ के द्वारा ही हमें आगे चलकर डायग्नोसिस करनी पड़ती है, निदान करना पड़ता है। अंतर्गर्भाशयी डिवाइस, जिसको इंट्रायूटेराइन डिवाइस डालने के बाद ये जो पीआईडी है उसकी जोखिम थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये जोखिम आमतौर पर सम्मिलन के बाद पहले 3 हफ्तों तक ही वो सीमित रहती है। ऐसा नहीं कि अभी ये बिठाया आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस कॉपरेटिव बिठा दी और 2 साल के बाद संक्रमण हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। होना है तो पहले 8-15 दिन में ये संक्रमण हो सकता है, बाद में 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद ऐसा कोई संबंध नहीं। कॉपरेटिव बिठाना गलत नहीं है,
कॉपर टी एक फैमिली प्लानिंग का, कुटुंब नियोजन का बहुत बड़ा आधार है, उसकी मैं सिफारिश करता हूं। इससे घबराइए मत, ये सबको नहीं होता, ये एक्सीडेंटल है, बाय चांस है, कभी कभार कुछ स्टरलाइजेशन का प्रॉब्लम है, हाँ, पूरे तरह की क्या बोलते हैं प्रिकॉशन नहीं ली तो भी ये हो सकता है। सबके सब जो महिला आयु कॉपरेटिव बिठाती है, जो महिला इंट्रायूटेराइन डिवाइस बिठाती है, सबको पीआईडी हो गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ध्यान से रखिए, घबराइए मत। ओके, आगे चलते हैं। अनुपचारित, अनउपचारित मतलब जिसकी ट्रीटमेंट नहीं ली, पेल्विक सूजन की बीमारी के कारण अभी कॉम्प्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं, जटिलता। जटिलता का मतलब कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो पहले तो हो जाएगा प्रजनन पथ में, रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है हमारा, कैसे बोला था मैंने, यहां पर अंडाशय है, फैलोपियन ट्यूब्स है, गर्भाशय, सर्विक्स है और वजाना है। इतने वीडियोस में मैं ये वजाना के बारे में बता चुका हूं। वजाना ऐसा एक छिद्र है स्त्री शरीर में, स्त्रियों के शरीर में वजाइना नाम का एक बड़ा वाला छिद्र है, उसके साथ उसके नजदीक दो और छिद्र है। स्त्रियों में निचले वाले शरीर में 3 छिद्र होते हैं। पहला होता है पेशाब के लिए छिद्र छोटा सा, उसके बाद वजाइना होता है और उसके निचले हिस्से एनल ओपनिंग टट्टी के लिए। तो ये बीच वाला जो वजाइना है उसके 3 उपयोग है। पहले तो क्या बोलते हैं ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ब्लड निकलता है वो वजाइना के द्वारा ही बाहर निकलता है, पैड लेते हैं ना। दूसरी चीज ऐसी होती है कि जो बच्चा आ जाता है प्रसूति के समय, डिलीवरी, वो बच्चा उधर उस मार्ग से ही आ जाता है। और तीसरा है जब इंटरकोर्स करते हैं मेल फीमेल, तो उसी के द्वारा पेनिस का इंसर्शन होता है स्त्री के शरीर में वजाइना के द्वारा। तो वजाइना के 3 उपयोग मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं, शास्त्रीय तरीके का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो आप पेशाब के बाद या टट्टी के बाद अच्छी तरह से स्वच्छता नहीं रखते तो आपको वजाइना के द्वारा इन्फेक्शन, जंतु संसर्ग होने का संभावना बहुत ही ज्यादा है। क्यों मैं ये बता रहा हूं 3 छिद्र 3 छिद्र, तो दोनों का संबंध नजदीक है, पेशाब और टट्टी का, तो साफ सुथरा वो मार्ग रखना चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, अनुपचारित पेल्विक सूजन की बीमारी के कारण प्रजनन पथ में निशान उतक, उसका मतलब होता है फाइब्रस टिश्यू स्कार, ये एक हो सकता है इन्फेक्शन के द्वारा। और दूसरा होता है, ये स्कार जब हो जाता है तो फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है, और जब ये ब्लॉक हो जाती है तो वो ब्लॉक खुलने के बाद ही आपको बच्चा हो सकता है। तो फैलोपियन ट्यूब्स ओपन करने के लिए आयुर्वेद में भी उपचार मौजूद है। हम उन स्त्रियों को उत्तर बस्ती देते हैं, is a type of the catheter we push through the vagina and give specific oil. उसका नाम होता है कासीस तैल या क्षार तैल, लिखकर रखिए आप, कासीस तैल ऑयल है, ऑयल मेडिकेटेड ऑयल, या क्षार तैल। एक कौन सा तो यूज करते हैं हम, उस ऑयल के द्वारा हमारे जो स्त्री डॉक्टर्स होते हैं वो गर्भाशय के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में ये कई वीकली 2 टाइम्स और 1 टाइम वो देते हैं, और उसके द्वारा वो फैलोपियन ट्यूब्स का जो ये स्कार वाला जो ब्लॉक है वो निकल जाता है, अवरोध निकल जाता है, और जो ओवम है वो आकर स्पर्मेटोजोआ स्त्री बीज पुरुष बीज को मिल सकते हैं और प्रेगनेंसी रह सकती है। थोड़ी थोड़ी समझ रहे हैं ना, ट्यूबल ब्लॉक बोलते हैं उसको, ट्यूबल ब्लॉक। तो ट्यूबल ब्लॉक का कारण यहां पर लिखा है स्कार। स्कार का मतलब एक जैसी जख्म है ना, उसके जख्म यहां पर मेरे को कट हो गया और बाद में 8-15 दिन के बाद ड्रेसिंग वगैरह करवा दी तो उधर एक व्हाइट ऐसे मार्क होता है, जो व्हाइट होता है ना फाइब्रस टिश्यू, उसको ही स्कार बोलते हैं, ठीक है। संक्रमित फोड़े का मतलब होता है इन्फेक्टेड एप्सिस वहां पर हो जाएंगे, और इनसे द्वारा प्रजनन अंगों का स्थायी नुकसान, परमानेंट डैमेज, गर्भाशय की बर्बादी, फैलोपियन ट्यूब की बर्बादी, हाँ, गर्भ गर्भ जो उधर पे ओवरीज है उसकी बर्बादी, अंडाशय बोलते हैं ना, अंडाशय, उसकी बर्बादी हो सकती है। इस क्षति से होने वाली जटिलताओं में शामिल हो सकते हैं कौन सी ये हमें ध्यान देनी पड़ेगी कॉम्प्लिकेशन। अस्थानिक गर्भावस्था, मतलब ये इसके द्वारा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज में ट्यूबल मतलब एक टॉपिक गर्भावस्था का प्रमुख कारण है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब ऐसा होता है जो
स्त्री बीज और पुरुष बीज का संयोग होने पर जो डेवलप्ड जाइगोट वगैरह होता है, जो बीज होता है, वो गर्भाशय में ही सिर्फ वो प्रेगनेंसी होनी चाहिए, मतलब उसका नरिशमेंट, उसकी डेवलपमेंट अंदर, गर्भाशय का अंदर होनी चाहिए। फिर क्या हो जाते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं ना, जो डेवलप मेल स्त्री बीज पुरुष बीज का डेवलपमेंट बाद वो जो बीज है ना, वो इधर उधर जाकर घूमकर कहीं भी चिपक जाते हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब्स को चिपक गए। तो गर्भाशय के अलावा बाहर प्रेगनेंसी, मतलब उसको बोलते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, ये विकृत है, वो हो जाएगी। कभी कभार वो पेरिटोनियम को चिपक जाते हैं, वो जो सेल्स होते हैं, कभी कभार ओवम में चिपक जाते हैं, कहीं भी चिपक गया और उधर से नरिशमेंट चालू हो गई, ग्रोथ चालू हो गई, वो जो अंडा है उसकी गर्भित अंडा बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवम, तो प्रॉब्लम आ सकता है। ये नॉट नॉर्मल, ये विकृत है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। गर्भाशय के अंदर ही प्रेगनेंसी होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है ना बात? तो ये देखिए, एक अस्थानिक गर्भावस्था तब तक हो सकती है जब अनुपचारित पीढ़ी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के कारण फैलोपियन ट्यूब में निशान ऊतक विकसित हो जाते हैं। जब वहां पर स्कार होता है तभी वो उधर प्रेगनेंसी हो सकती है, मतलब प्रेगनेंसी के सेल्स चिपक सकते हैं। आगे चलते हैं। निशान ऊतक हिंदी, टिपिकल हिंदी है, उसके लिए मैंने इंग्लिश भाषा में लिखा है स्कार टिश्यू। ये क्या करते हैं, निषेचित अंडे को, जो ओवम निकला है ना, स्त्री बीज को फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकते हैं। स्टॉप, वो बीच में अटक जाते हैं, ट्रैफिक जैम, अवरोध, स्टॉप, स्टॉप हो गया। यहां पर फैलोपियन ट्यूब है, यहां पर मेरा वो चिपक गया, सब भी स्कार बन गया है, तो ओवम इधर से इधर नहीं आ सकता गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय पे नहीं पहुंचेगा वो, प्रेगनेंसी कैसी रहेगी? इसके बजाय अंडा फैलोपियन ट्यूब में प्रत्यारोपित हो जाता है, उधर ही वो डेवलपमेंट चालू हो जाएगी। एक्टॉपिक गर्भधारणा के बड़े पैमाने पर, जब ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का जरा सीरियस मामला है भैया, गंभीर है, तो उसके में क्या हो जाता है, जीवन घातक रक्तस्राव, इतना ब्लीडिंग, इतना ब्लीडिंग, इतना रक्तस्राव, पूछो मत, इतना ब्लड लॉस हो जाता है, पेशेंट शॉक में, महिला शॉक में चली जाती है। कभी कभार दुर्दैववशात उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सावधान, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं। ऐसे कभी भी आपको लगा कि मेरे को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो गया है, मेरे को प्रेगनेंसी के दौरान, तुरंत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करवाना, हर 15 दिन महीने के बाद डॉक्टर को दिखाना, सोनोग्राफी करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम में टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी चालू हो गई और आपको पता ही नहीं है, सोनोग्राफी नहीं कर रहे आप, 1 2 3 महीने डॉक्टर के पास गए ही नहीं, दिक्कत आ सकती है। एक दिन इतना ब्लीडिंग होगा, इतना ब्लीडिंग होगा, माय गॉड। सावधान, सावधान, मैं सावधान का इशारा दे रहा हूं। कॉम्प्लिकेशन, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन इनफर्टिलिटी, बांझपन। आपके प्रजनन, स्त्री के प्रजनन अंगों को नुकसान होने से बांझपन हो सकता है, मतलब गर्भवती होने में असमर्थता हो सकती है। जितनी अधिक बार आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज की ये शिकायत, व्याधि, जितनी बार ऐसा हो सकता है ना कि देखो 4 साल पहले एक महिला को पीआईडी हो गया, डॉक्टर साहब ने बेस्ट एंटीबायोटिक दे दिया, ओरल दे दिया, मसल को दे दिया, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, पूरी की पूरी ठीक ठाक हो गई वो महिला, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज से पूरी तरह से मुक्ति हो गई। 2 साल के बाद फिर उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज की प्रॉब्लम, शिकायत चालू हो गई। तो ऐसा जब बार बार हो जाएगा, खतरनाक, तो बांझपन का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज से हर महिला को बचना चाहिए। इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा, तभी तो महिलाओं को ज्ञान हो जाएगा, है कि नहीं? पीआईडी के उपचार में देरी करने पर वांझपन का खतरा भी नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है? द रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस ड्रामेटिकली, वेरी वेच रिस्क। और एक कॉम्प्लिकेशन है, क्या है कॉम्प्लिकेशन, क्या है जटिलता पीआईडी की? क्रॉनिक पेल्विक दर्द।
6 महीने हो गए, साल भर हो गया, दर्द कम नहीं हो रहा है। महिला का कमर दर्द, निचले वाले हिस्से का दर्द, पेट का दर्द कभी नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा है। पेल्विक सूजन की बीमारी पेल्विक दर्द का कारण बन सकती है, जो महीनों या वर्षों तक चल सकती है। 6 6 महीने, 2 2 साल। डॉक्टर क्या करूं डॉक्टर, पता ही नहीं चल रहा है क्यों इतना दर्द हो रहा है मेरे को। इससे इंजेक्शन लिया, उससे इंजेक्शन लिया, इसकी टैबलेट ली, इससे टैबलेट ली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को। ये हो सकता है आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। आपके फैलोपियन ट्यूब्स, जो नलिका मैंने बताई नहीं कि जिसके द्वारा अंडा आ जाता है, अन्य पेल्विक अंगों में घाव के कारण वहां पर एक तरह के क्या बोलते हैं ना, वुंड जैसे हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो संभोग और ओव्यूलेशन के दौरान दर्द बढ़ जाएगा। मासिक जो साइकिल रहती है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बीच में दर्द हो जाएगा, संभोग के दौरान दर्द हो जाएगा। और एक कॉम्प्लिकेशन है, जटिलता, देखो क्या लिखा है, ट्यूबो डिंब ग्रंथि फोड़ा। फोड़ा का मतलब एप्सिस, जिसमें पस होता है, ऐसी गुठली, एप्सिस। पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, महिला के प्रजनन पथ में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फोड़ा, एप्सिस मवाद का संग्रह बनने के कारण बन सकता है। तो पीआईडी कैन कॉज एन एप्सिस, ए कलेक्शन ऑफ पस टू फॉर्म इन योर महिला के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। आमतौर पर ये जो फोड़ो एप्सिस होते हैं, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय को प्रभावित करते हैं, लेकिन वे गर्भाशय या अन्य पेल्विक अंगों में भी विकसित हो सकते। कहीं पर वो एप्सिस का पस इधर उधर जाएगा और सबकी सब अवयव बर्बाद हो जाएंगे। पस है पस, आप जानते हैं ना, आपने बहुत बार देखा होगा एप्सिस कैसा होता है, पस कैसे होता है। बच्चों में पस ज्यादा हो जाता है, वो कट करवाते हैं, पस निकालते हैं ना, कितना दर्द होता है जब पस होता है। तो यदि किसी फोड़े का इलाज नहीं किया जाता तो आप में जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाला संक्रमण विकसित हो सकता है। ओह माय गॉड। स्थानिक स्तर पर जो चल रहा है ना, पस इधर उधर, जब पस ब्लड के अंदर घुस जाएगा ना, जो पस है ना, ब्लड के अंदर घुस जाएगा और पूरे के पूरे शरीर में फैल जाएगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा। क्या बोलते हैं मालूम है आपको? बेशुद्ध हो जाती है महिला, एडमिट करना पड़ता है, बहुत तेज बुखार रहता है, और क्या क्या नहीं होता। उसको बोलते हैं सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया। क्यों सर बार बार ऐसे क्यों बोलते हैं? लोगों को पता होना चाहिए, यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, रील के बजाय सीखना जरूरी है। आरोग्य साक्षरता, हेल्थ लिटरेसी। तो ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सेप्टिसेमिया, EMIA, जो आखिर वाला शब्द है ना, एमिया। एमिया का मतलब होता है ब्लड, ब्लड का मतलब होता है खून, और सेप्टी है, सेप्टी, सेप्टी का मतलब पस। जब पस एमिया में, ब्लड में घुस जाएगा और पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो उसको बोलेंगे सेप्टिसेमिया। बहुत डेंजरस, बहुत ही डेंजरस। इमीडिएट आईसीयू में एडमिट नहीं किया, इमीडिएट इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स नहीं दी, तो जान चली जाएगी, जान चली जाएगी। कोमा में जाएगा पेशेंट, सेप्टिसेमिक कोमा। उसके बाद क्या होता है मालूम है आपको? सुना होगा शब्द है आपने, मल्टी ऑर्गन फेल्यूर। मालूम है आपको? आपके शरीर के एक एक अवयव को पूरी बर्बादी। पहले लीवर बर्बाद हो जाएगा, कभी किडनी बर्बाद हो जाएगी, डायलिसिस लगाना पड़ेगा, फेफड़े बर्बाद हो जाएंगे, वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा, ब्रेन बर्बाद हो जाएगा, कोमा में जाएगा, और आखिर में स्टॉप, हार्ट बंद हो जाएगा, और डॉक्टर लिखेंगे मल्टी ऑर्गन फेल्यूर। क्यों? सेप्टिसेमिया। तो पीआईडी को मामूली मत समझो, कोई भी हो सकता है, सावधान। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी लोग पूछते हैं सर ये तो बहुत आपने अच्छे अच्छे से बात कर रहा है, अभी थोड़ी बातें ऐसे बताओ कि इसका प्रिवेंशन, प्रतिबंध कर सकते नहीं कर सकते, क्या करेंगे ये? इसको हमें नहीं होनी चाहिए, हमें हमें वाइफ को नहीं होनी चाहिए, हमारी पार्टनर को नहीं होनी चाहिए, क्या करेंगे डॉक्टर साहब बोलिए? तो पेल्विक सूजन रोग के जोखिम को कम करने के लिए नंबर 1, सुरक्षित सेक्स का अभ्यास करें। हर बार यौन संबंध बनाते समय कंडोम का उपयोग करें। कंडोम पुरुष ने उपयोग किया तो अपने आप
उसको प्रतिबंध हो जाएगा, स्त्री को नहीं हो जाएगा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। अपने भागीदारों की संख्या मतलब सेक्स पार्टनर की संख्या सीमित रखना चाहिए और संभावित साथी के, जो भी आपका पार्टनर है, यौन इतिहास के बारे में नेवर फॉरगेट। कितना भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चलता हुआ जो क्या होते हैं ना अफेयर्स, उसमें ये ध्यान देने की जरूरत है अपने पार्टनर को प्रीवियस पहले कभी कभार एसटीडी हुआ था नहीं हुआ था मालूम होना चाहिए। ब्लड ग्रुप तो हर रोज मालूम होता है, क्या खाता है क्या पीता है उसका मालूमात होती है, फिर ये इसके बारे में कभी एक दूसरे को बिल्कुल पूछते ही नहीं, वो बहुत शर्मा जाते हैं। ये नहीं, गलत बात है ये सब। दूसरी एक जो चीज है, गर्भ निरोधक के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। गर्भ निरोधक के कई रूप में पीआईडी के विकास से रक्षा नहीं करते हैं। ऐसी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होती है जिसके द्वारा ये पीआईडी का थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ सकता है। मेनी फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। कंडोम जैसी अवरोधक विधियों का उपयोग करने से आपके जोखिम को मतलब ये पीआईडी का जोखिम जो है उससे थोड़ा कम होने की मदद मिलती है। भले ही आपको गर्भनिरोधक गोलियां लेते हो, ठीक है, आप तो मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव ओसीपी लेते हैं, उससे आप बोलेंगे सर हमारा फैमिली प्लानिंग का कोई टेंशन नहीं है। मालूम है, मेरे को मालूम है। फिलहाल आपको एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सिफिलिस, गनोरिया, एलजीवी, लिम्फोग्रेन्युलोमा इन्ग्वाइनल, क्लाइमिडियल इंफेक्शन, हर्पिस इंफेक्शन, इससे बचना है, एचआईवी से बचना है तो कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। ये इसके साथ ही यौन संबंध बनाए कंडोम का उपयोग करें। तीसरी बात, जब भी मन में आशंका आ जाए महिला के या उसके पति के या रिलेटिव्स को कि ये महिला को पीआईडी की शिकायत डॉक्टर देशपांडे ने जो भी लक्षण बताए वो दिख रहे हैं, तो तुरंत उसकी जांच करवानी चाहिए। यदि आपको एसटीडी का खतरा है तो परीक्षण के लिए अपने पैथोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। खून की जांच होती है भैया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसमें VDRL नाम की ये तपास होता है, ब्लड खून की जांच, आपको पता चल जाएगा कि उसको एसटीडी है या नहीं है। और एक चीज होती है कि एचआईवी के भी एलाइजा टेस्ट होती है, वो भी आप करवा सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो अपने पैथोलॉजिस्ट के साथ एक नियमित स्क्रीनिंग शेड्यूल आप बना सकते हैं कि 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वगैरह। एसटीडी का प्राथमिक उपचार जब करते हैं तो ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज से बचने का सबसे अच्छा आपको मौका मिल जाता है। और एक चीज है रोकथाम के लिए, रोकथाम, प्रिवेंशन। अनुरोध करते हैं कि आपके साथी का परीक्षण किया जाए। यदि आपको पेल्विक सूजन की बीमारी है या एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो आपके साथी को परीक्षण और इलाज करने की कृपा करके सलाह दें। डोंट व्हाट यू कैन से, उसको छिपाओ मत, अपने पार्टनर से अपनी व्याधि छिपाओ मत, उससे ज्यादा बर्बादी हो जाएगी और यह संक्रमण कंटिन्यूअस चलता रहेगा। दोनों को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है जब एसटीडी होता है। एसटीडी ट्रीट करने के लिए सिर्फ महिला, सिर्फ हस्बैंड, सिर्फ वाइफ नहीं चलेगी, दोनों को एक साथ ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसके एसटीडी प्रसार और पीआईडी की संभावित पुनरावृत्ति मतलब जो रिकरेंस होता है वो हम प्रिवेंट कर सकेंगे। बार बार डूशिंग, मैंने पहले ही बोला था, अपने योनि में बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। अभी डायग्नोसिस की बात करते हैं। यदि ऐसा कोई परीक्षण नहीं है कि जो पेल्विक सूजन की बीमारी का 100% सटीक निदान कर सकते हैं, इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं कि जो डॉक्टर है उनके निष्कर्षों पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। पहले डॉक्टर्स क्या करेंगे, आपको हिस्ट्री पूछेंगे, हाँ, जिसको मेडिकल इतिहास बोलते हैं। संभवतः यौन आदत मतलब अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में पूछेंगे, यौन संचारित संक्रमण, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में पूछेंगे, जन्म नियंत्रण की विधि, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे क्या यूज कर रहे हैं इसके बारे में पूछेंगे। दूसरे क्या पूछेंगे, संकेत और लक्षण। अपने डॉक्टर को अपने द्वारा, जो महिला है उन्होंने जो भी खुद के अनुभव है उसके लक्षण के बारे में पूरी की पूरी सविस्तर इंफॉर्मेशन, माहिती देने की जरूरत है। भले वो मामूली सा लक्षण आपको लग रहा हो, आपको बताना पड़ेगा, सर बीच बीच में ना मेरे थोड़े से पेट में दर्द होता है, बताओ मेरे कमर में दर्द होता है। ठीक है, पेल्विक परीक्षा किया जाता है। परीक्षा के दौरान आपके जो डॉक्टर्स होते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट, वो कोमलता और सूजन के लिए आपके महिला के श्रोणिक क्षेत्र की जांच कराएंगे
किस लिए? ये कोमलता का मतलब होता है टेंडरनेस, मतलब हाथ लगाने से ही वो उसको दर्द हो जाता है, उसको टेंडरनेस कहते हैं। और सूजन, स्वेलिंग का मतलब सूजन को देखेंगे। जो आपका प्रदाता, आपकी मतलब डॉक्टर जो है, योनि और गर्भाशय ग्रीवा से तरल पदार्थों के नमूना लेने के लिए करपास को फाये का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कॉटन स्वाब। कुछ जो डिस्चार्ज होता है ना, वो कॉटन स्वाब के द्वारा बाहर निकलते हैं। ग्लास जो स्लाइड होते हैं उसके ऊपर ग्लास कांच की पट्टी के ऊपर वो स्वाब मिक्स करके उसके ऊपर स्लाइड डालकर वो कुछ प्रिपरेशन होता है और वो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, पैथोलॉजिस्ट के लिए वो भेजते हैं। और उसके माइक्रोस्कोप के सूक्ष्मदर्शक यंत्र के नीचे देखने से वो बैक्टीरिया का पता चल जाता है। ये भी डायग्नोसिस का एक मार्ग है। संक्रमण और गनोरिया और क्लाइमीडिया जैसी जीवों के लक्षणों के लिए ये जो नमूना है अभी जो मैंने बताया कॉटन स्वाब के द्वारा लिया हुआ, मतलब योनि मार्ग के द्वारा लिया हुआ, प्रयोगशाला के परीक्षण के लिए ले जाते हैं। रक्त और मूत्र परीक्षण भी किया जा सकता है। इन परीक्षणों का उपयोग गर्भावस्था, मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसको ह्यूमन वायरस बोलते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, या अन्य यौन संचारित संक्रमणों के परीक्षण के लिए, जैसे VDRL नाम की एक तपास है, या कभी कभार श्वेत रक्त केशिका, मतलब व्हाइट ब्लड सेल की गिनती कितना काउंट है। नॉर्मल तो 4 to 11,000 होता है, वो बढ़ गया तो इसका मतलब है इंफेक्शन है शरीर में। और अन्य भी कुछ मार्कर्स होते, स्पेसिफिक टेस्ट होती है, वो की जाती है। सोनोग्राफी की जाती है, अल्ट्रासाउंड। इस परीक्षण आपके प्रजनन, मतलब स्त्री के प्रजनन अंगों की छवियां बनाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं, साउंड वेव्स। इससे कोई हार्म नहीं है, ये एक्सरे जैसा नहीं होता है, सेफ है, सुरक्षित है। यदि निदान अभी भी स्पष्ट नहीं है तो इसके अतिरिक्त भी परीक्षण करने पड़ते हैं, जैसे कि लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी में आपके जो डॉक्टर है आपके पेल्विक अंगों को देखने के लिए आपके पेट में एक छोटे से चीर के माध्यम से एक पतला सा रोशनी वाला स्कोपी अंदर डालते हैं और पूरी की पूरी तपास कर लेते हैं। कभी कभार एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी करवा की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान आपके डॉक्टर एंडोमेट्रियल ऊतक का एक छोटा सा नमूना निकालने के लिए गर्भाशय में, यूटेरस में एक पतली सी ट्यूब डालते हैं। संक्रमण और सूजन के लक्षणों के लिए ऊतक का परीक्षण, सेल हिस्टोपैथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं डायग्नोसिस के लिए श्रोणिक जांच। पेल्विक परीक्षण में आपके डॉक्टर अपने योनि के अंदर दो दस्ताने वाले अंगुलियां डालते हैं, ऐसे पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं ग्लोव्स डालकर, स्टराइल होता है वो सब। एक ही समय में आपके पेट पर दबाव डालते हुए आपके डॉक्टर्स आपके गर्भाशय, आपके अंडाशय और अन्य अंगों की जांच करवाते हैं। अभी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। दवा के साथ शीघ्र उपचार से उस संक्रमण से छुटकारा पाया जा सकता है जो पेल्विक सूजन की बीमारी का वो कारण है, जो इन्फेक्शन है एसटीडी वाला। लेकिन पेल्विक सूजन रोग के कारण प्रजनन पथ पर होने वाले, बाय चांस पहले से ही कुछ डैमेज हो गया है, किसी भी घाव या क्षति बाद में वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। देयर इज नो वे टू प्रिवेंट एनी वुंड्स और डैमेज फ्रॉम ऑकरिंग ऑन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। पीआईडी हो गया, एसटीडी हो गया, तो तुरंत ट्रीटमेंट करें तो ये बच सकता है। एक बार उधर फाइब्रोसिस हो गया तो फाइब्रोसिस हम नहीं निकाल सकेंगे। कभी कभार आयुर्वेद या अन्य कोई पैथी के द्वारा ट्राई कर सकते हैं आप। एंटीबायोटिक सबसे महत्वपूर्ण है। आपका स्वास्थ्य देखभाल, मतलब जो डॉक्टर है वो तुरंत आपको एंटीबायोटिक चालू करेंगे। आपके प्रयोगशाला परीक्षण में जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी नाम की एक तपास होता है, जिसमें कौन से जंतु है और उसके लिए कौन सा स्पेसिफिक निश्चित रूप से जो एंटीबायोटिक है वो आपको इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस सिर के द्वारा दिया जा जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए उपचार काम कर रहा है, आप संभवतः, मतलब ये इंजेक्शन कोर्स चालू हो गया तो महिला ने डॉक्टर को बार बार कुछ संपर्क करना चाहिए और उससे फॉलोअप देकर ये बताना चाहिए कि ऐसी ऐसी अवस्था है, ये लक्षण कम हुए, ये नहीं कम हुए, वगैरह वगैरह। अपने साथी के लिए उपचार बहुत इंपॉर्टेंट है। यौन संचित संक्रमण जो है एसटीडी, उसके लिए सिर्फ महिला या सिर्फ पुरुष ने ट्रीटमेंट नहीं लेनी है, दोनों ने एक साथ ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और एक बात है, अस्थायी संयम। जब ट्रीटमेंट चालू है तब तक आप सेक्सुअल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि आप गर्भवती है, गंभीर रूप से बीमार है, आपको फोड़ा होने का संदेह है, एप्सिस, तो आप पर मौखिक दवाओं का जब असर नहीं हो रहा है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद ही
सिर के द्वारा, सलाइन के द्वारा आपको दवा, हायर एंटीबायोटिक दी जाएगी, उसी के द्वारा ही आराम मिल सकता है। कभी कभार इससे भी फायदा नहीं हुआ तो एक प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है कि जहां पर डॉक्टर लोग डिसाइड करते हैं कि ये फोड़ा फट जाए तो डेंजरस है, तो फटने का खतरा हो, तो डॉक्टर तुरंत बोलते हैं नहीं नहीं, उसको तुरंत ये ऑपरेशन थिएटर में ले चलो और वो जो अपसेस है वो निकाल देंगे, नहीं तो वो बस फैल जाएगा। पहले मैंने कह दिया था कि सेप्टिसीमिया हो जाएगा और वो महिला मृत भी हो सकती है। तो इसके लिए कभी कभार ये सर्जरी की भी जरूरत बिल्कुल पड़ सकती है। अभी बोलेंगे कि इसका हमें कुछ फाइट करनी है इस डिसीज के लिए, तो पेल्विक सूजन जब जो नाम सुनते हैं लोग, इस महिला को अभी पीआईडी हो गया तो एक टेंशन आ जाता, कठिन और तनावपूर्व भावना मन में पैदा हो जाती है। आप यौन संचारित संक्रमण, एसटीडी पति का है, आपको है, या उससे द्वारा इनफर्टिलिटी, वांछपन है, तो पुराना दर्द चल रहा है, तो ये बहुत ही आपको अस्वस्थ करने वाली चीजें होती है। तो इसके जो क्या बोलते हैं ना, चढ़ाव उतार जो है, वो निपटने के लिए आपको थोड़ा सा एक दूसरे की ग्रुप बनाकर सहायता लेने की जरूरत है। पहले तो आपको तुरंत इलाज करने पड़ेगी, चाहे वो एसटीडी के उपचार हो, चाहे वो पीआईडी के उपचार हो। तैयार होना चाहिए मानसिक और शरीर के द्वारा आपकी एक मेंटल, जो बोलते हैं ना, प्रिपरेशन, कि नहीं मैं ये डिसीज को फाइट करूंगा, और जो महिला है वो बोलेगी कि ये डिसीज से मैं पार आ जाऊंगी, मैं ठीक ठाक हो जाऊंगी, और पति ने, रिलेटिव्स ने उसका सहायता देने की जरूरत है। कभी कभार आप इंटरनेट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं, वहां पर भी एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा, मतलब तेरा ठीक चल रहा है, मेरा ठीक चल रहा है, ये डॉक्टर काम अच्छे करते हैं, वो डॉक्टर उधर सोनोग्राफी की मैंने, वगैरह वगैरह बातचीत करते रहते हैं। और ये बातचीत के दौरान आपका खुद का मतलब आइडेंटिटी प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये सिम्टम्स ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज का एक पिक्चर है, यहां पर देखिए, एकिंग इन द लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस, यहां पर दर्द होता है। हाँ, ये यहाँ पर गर्भाशय होता है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स है, यहाँ पर ओवरीज होते हैं, ये स्त्री शरीर का निचले वाला हिस्सा है, यहाँ पर दर्द ज्यादा होता है। उसके बाद एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज, स्त्राव होता है योनि के द्वारा, और फाउल ओडर, बदबू आ जाती है। पेन और ब्लीडिंग ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर सेक्स, जब आप सेक्स करते हैं तो सेक्स के दौरान या सेक्स के बाद में ये पेन हो जाता है। रिस्क फैक्टर कौन से हैं? अनट्रीटेड वजाइनल और सर्वाइकल इंफेक्शंस, ये देखिए जंतु दिखाए हैं, यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से रिस्क बढ़ जाएगी। और ट्रीटमेंट इंक्लूड द एंटीबायोटिक्स, यहाँ पर देखिए टैब कैप्सूल है, और सर्जरी भी करने की जरूरत होती है, बिकॉज दिस पीआईडी कैन रिजल्ट इनटू द इनफर्टिलिटी। यहाँ देखिए स्पर्म्स देख रहे हैं आप, तो इसका मिलन नहीं हो पाता ओवम के साथ, ये प्रॉब्लम है। ये देखिए पेल्विक एग्जामिनेशन यहां पर कर सकते हैं डॉक्टर लोग, कभी कभार ब्लड चेक, खून की जांच करवा सकते हैं, हिमोग्राम बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसीज। पेल्विक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की जाती है, और कभी कभार दूरबीन डालकर, अंदर दूरबीन डाली है और लेप्रोस्कोपी की जाती है। अभी थोड़ी सी एक दो चीजें आपको आयुर्वेद के बारे में बता देता हूं, कि चरक संहिता में उसको परिप्लुता योनि व्यापक कहा गया है। परिप्लुता योनि व्यापक, योनि व्यापक नाम के बहुत सारे डिसीजेस का एक ग्रुप है, तो उसको गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इसकी डिस्कशन चरक और सुश्रुत संहिता में भी मौजूद है। सुश्रुत एक जो सर्जन थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट आयुर्वेद के, उन्होंने वातज योनि व्यापक नाम से कहा है। अब एक दो तीन चीजें जो हमारी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की है, वो एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करना चाहता हूँ। 36 उम्र की एक लेडी थी, उनको एक कुछ शिकायत थी, जैसे कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, बहुत दर्द होता था मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, 4 साल तक वो दर्द चल रहा है। ट्रीटमेंट से थोड़ा बहुत अप डाउन होता जाता। बाद में पेन एंड बर्निंग ड्यूरिंग द क्वाइटस, संभोग के दौरान तकलीफ होती थी 2 साल से। पेन इन द बोथ इलियाक फॉसा, निचले वाले कमर के हिस्से में दर्द था 6 महीने से। पेन एंड बर्निंग एट द यूरेथ्रा, पेशाब करते समय भी जलन हो रही थी 2 महीने से। और फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ ब्लैडर, पेशाब को पूरी साफ नहीं होती थी 3 महीने से। तो इसमें डॉक्टर ने, हमने सब लोगों ने शमन चिकित्सा देने की कोशिश की, जिसको बोलते हैं दीपन, पाचन और अनुलोमन। आयुर्वेद का कहना है कौन सी भी बीमारी, हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस बिगड़ जाती है, तो उसको सुधार करने के लिए हिंगवाष्टक चूर्ण 2 ग्राम सुबह शाम घी के साथ दे दिया गया। उसके बाद चंद्र प्रभावटी, बहुत ही बेहतरीन टैबलेट है पीआईडी के लिए, 2 गोली सुबह दोपहर शाम को, 3 टाइम्स इन अ डे। और गंधर्व हरित की चूर्ण एक पाउडर है, उसको टट्टी साफ होने के लिए, और निचले वाले हिस्सों में जो भी अवयव है, क्योंकि ये क्षेत्र आयुर्वेद के हिसाब से अपान वायु का है, तो हम बोलते कि निचले वाले हिस्से में सब न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी अच्छी तरह से होने के लिए टट्टी साफ होने की जरूरत है, तो गंधर्व हरित की चूर्ण देते हैं 1 TSF at night with lukewarm water for 15 days।
उसके बाद ये 15 डेज खत्म हो जाने के बाद चंद्र प्रभावटी फिर चालू कर दिया हमने। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को, गंधर्व हरित की चूर्ण रात को, और उसके साथ साथ सुवर्ण राजमंगेश्वर, ये इन्फेक्शन क्योर करने के लिए सुवर्ण राजमंगेश्वर रस 1 ग्राम, उसके साथ एक टॉनिक जैसी पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एक रसायन चिकित्सा टॉनिक है अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षुरा, ईच 500 मिलीग्राम, ये सब का चूर्ण सुबह एक दफा दे दिया और शाम को एक दफा दे दिया। उसके साथ साथ टाम्पून सोक्ड इन द शुक्र तेल, एक मेडिकेटेड ऑयल है, उसमें भिगोया जो स्वाब है वो योनि में रखने के लिए 2-2 घंटे रखने के लिए हमने बोल दिया था। तो इसके उस लेडी को बहुत सारा आराम मिल गया था। उसके बाद एक पुनर्नवाजी गुग्गुलू नाम की टैबलेट भी कभी कभार हम इस्तेमाल करते हैं, 2 गोली 3 दफा देते हैं 2 महीने के लिए। उसके साथ जो हमें वजाइनल स्वाब देना है, टाम्पून सोक्ड इन द पंचवल्कलादि तैल, ये भी एक औषधि तेल है, इसमें जो भिगोया हुआ जो स्वाब है वो भी योनि में रखने के लिए हम देते थे। और एक घटना है उसके लिए क्षमा चाहता हूं आपकी, एक लेडी के लिए और एक ट्रीटमेंट पूरा पंचकर्म का प्लानिंग किया गया था। उसको पहले आम पाचन ट्रीटमेंट बोलते हैं। पंचकर्म मतलब वमन विरेचन बस्ती रक्त मोक्षण नस्य, डिटॉक्स बोलते हैं ना, डिटॉक्स शुद्धिकरण। तो उसमें से सिर्फ विरेचन चिकित्सा हमने यहां पर इस्तेमाल किया है। तो पहले फ्रॉम द 2nd to the 5th डे ऑफ द मेंसेस, जब साइकिल चल रही थी तो दूसरे दिन से 5वें दिन तक हमने उसको आम पाचक योग, मतलब एक मिक्सचर था जिसमें अतिविशा नाम की एक वनस्पति है, मुस्ता नाम की वनस्पति, हरितकी नाम की वनस्पति और शुंठी, ये सब का चूर्ण फाइन पाउडर 250 मिलीग्राम ऑफ ईच ले लिया और वो पूरा 2 दफा हमने दे दी। उसके बाद 5वें दिन के बाद अंदर से पेट में हमने पंचतिक्त घृत दे दिया। तो उस घृत को, मेडिकेटेड घी जो है, 6वें दिन हमने उसको 30 ml दे दिया लेडी को। 7वें दिन धीरे धीरे मात्रा बढ़ाई उस घृत की, मेडिकेटेड घी की, 60 ml, बाद में 90 ml, बाद में 120 और 150 ml के बाद उसको सम्यक स्निग्धता, मतलब पूरी तरह से ल्यूब्रिकेशन, ऑयलिंग हो गया शरीर को। उसके बाद सर्वांग अभ्यंग, पूरे शरीर को मालिश कर दी तिल तेल के द्वारा, और बाष्प पेटी स्वेद, मतलब हमारी जो स्टीम बॉक्स होती है उसमें रखकर स्वेदन किया गया। और ये सब करने के बाद इसको पूर्व कर्म बोलते हैं। पंचकर्म मतलब विरेचन चिकित्सा देने के लिए त्रिवृत अवले है, यहां पर लिखा है निशोत्र है ना, उसका जैम दे दिया 30 ग्राम अर्ली इन द मॉर्निंग एट 9 AM। उसके बाद दिन भर में ज्यादा से ज्यादा उसको लूज मोशंस हो गए, और उसके बाद उस दिन के बाद 7 सप्ताह के लिए हमें डाइटरी एडवाइस देनी पड़ेगी, उसको संसर्जन क्रम बोला जाता है। उसके बाद ये विरेचन होने के बाद थोड़ा सा विश्राम देकर योग बस्ती, मतलब एक टिपिकल जो सीक्वेंस है बस्ती मेडिकेटेड एनिमा का, हमने वो दे दिया। फर्स्ट अनुवासन विथ सहचरादि तैल, और देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग दशमूलादि क्वाथ का निरूह या अस्थापन बस्ती दे दिया। उसके साथ साथ हमने इंटरनल मेडिसिन चालू कर दी। कांचनार गुग्गुलू 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, चंद्र प्रभावटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, और पुष्यानुग चूर्ण, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये टॉनिक है हमारी फीमेल्स के लिए, 10 ग्राम 2 दफा दे दी विथ राइस वॉश्ड वाटर एंड हनी, उसको तंडुलोदक नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो भी ट्रीटमेंट मैं बताता हूं हर वीडियो में डिस्क्लेमर नाते से मैं आपको कहता हूं कि ये सब सिर्फ जानकारी के लिए, किसी भी पेशेंट ने अपने मन के मुताबिक ये ट्रीटमेंट नहीं लेनी है। कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेने की जरूरत है। हम है ना आयुर्वेद एकेडमी के एक्सपर्ट डॉक्टर्स टीम, हमारे हॉस्पिटल भी है पुणे में, जरूर आ जाइए आप। निगड़ी प्राधिकरण एरिया में हमारी टीम ने बनाया हुआ डॉक्टर महेश पाटिल करके बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, आप एक बार देखने आ जाइए, बहुत खुश हो जाएंगे। पंचकर्म किया जाता है, सब ट्रीटमेंट, कैंसर वगैरह सब ट्रीट किया जाता है, फॉरेनर्स आते हैं वहां पर। ठीक है, आप भी जरूर आ जाइए। आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो महिला के लिए बहुत उपयुक्त है, तो कृपा करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए, जिससे मेरी उम्मीद बढ़ जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।